बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लाइफ स्किल में एक चीज़ कर रहे हैं, मैथ। इसको वैसे तो हम कहते हैं न्यूमरेसी, वैसे टेक्निकली लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी होता है ना, पढ़ा लिखा बंदा, लिटरेट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़िंदगी में लेन देन के, पैसे के मामलात में, बेचने खरीदने के मामलात में भी आप पढ़े लिखे हों। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ज़िंदगी में कुछ काम करें, लेना देना ना पड़े, खरीदो फरोख्त। तो ये मैथ असल में 8वीं में ख़त्म हो जाता है। जो ठीक सिस्टम है वहाँ पे 6ठी में ख़त्म हो जाता है। जो हमारे जैसे सिस्टम है, जो प्रोसेस पे जोर रखते हैं, मतलब पे जोर नहीं रखते, कॉन्सेप्ट पे जोर नहीं रखते, उनमें ये 8वीं वाले बच्चे को भी असल में पूरे नहीं आते होते। तो लेकिन ये आपके मसलन का आपका जो चैप्टर 4 है, इसका वैसे चैप्टर 4 का टाइटल क्या है? देखें जरा चैप्टर 4 का टाइटल। हाँ, जो भी टाइटल है, हाँ, वो असल में ये सारी चीजें कवर करता है। चैप्टर 4 का टाइटल क्या है? सॉरी, मालियाती हिसाब। बस आपको अब समझ आ गया ना उर्दू में? अच्छा, ये मैंने उस चैप्टर को तो मैंने देखा है, लेकिन अदरवाइज अब जिंदगी में सोचना है, इर्रेस्पेक्टिव वो चैप्टर क्या कहता है। आपको जिंदगी गुजारने के लिए क्या मैथ चाहिए, ये वो मैथ है। इस वक्त मैं ओवरव्यू करवाऊंगा और फिर हम इन टॉपिक्स पे एक्चुअली वर्कशॉप आज करेंगे। मसलन आपने बाय और सेल करना है कि नहीं करना? करना है ना। बाजार जाना है, ओके। बाजार जाएंगे तो लिखा होगा कि चीज़ तो इतने की है, लेकिन इस पर इतने % टैक्स है। हो सकता है उसने गलत कैलकुलेट किया हो, कैलकुलेटर मशीन ने। जाएंगे तो आपको कहेगा 10% डिस्काउंट है, तो हो सकता है वो आपको कैलकुलेशन में आपको पता होना चाहिए कि 126 रुपए की चीज़ है, 10 रुपये डिस्काउंट कितने की मिल रही है। या वो डिस्काउंट बाजू का बाहर लिखा होता है डिस्काउंट अप टू 50%, अप टू कि एक चीज़ पे 50 रखा होगा, बाकी किसी पे 10, किसी पे 2, किसी पे 5। तो आप कहेंगे ये तो 50 तो आपने नहीं डिस्काउंट दिया, तो कहेंगे नहीं मैंने तो अप टू लिखा था। कुछ चीज़ों पे 50 भी है जो वो उधर रखी है, राइट। तो यू शुड बी एबल टू, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको ओरिजिनल मार्क प्राइस, वो प्राइस देकर डिस्काउंट खुद ज़हन में कैलकुलेट करें, हेड में। आपको प्राइस का कंपैरिजन करना आना चाहिए कि मिसाल के तौर पे आपने एक शैम्पू खरीदा है 100 ml का, इतने का आया है 10 रुपए का। आपने फिर 500 ml का लिया है शैम्पू, तो वो फर्ज करें आपका आता है 4-4.5 रुपए का या 45 रुपए का। कौन सा सस्ता पड़ा है? हाउ विल यू कंपेयर? हमें वैसे जनरली पता है कि ज्यादा चीजें लें तो सस्ती, लेकिन कितनी सस्ती, राइट। आपके बिल आते हैं यूटिलिटी के, आते हैं ना, तो आपको पता है ना बिलों के रेट डिफरेंट होते हैं। जब आप 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करें तो रेट का डिफरेंट होता है। 400 से ऊपर चले जाएं तो बिल का रेट डिफरेंट हो जाता है। तो आपने अपना मैनेज करना है ना। इसी तरह मुख्तलिफ औकात में रेट डिफरेंट होते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर रात 11 बजे के बाद बिल हाफ हो जाता है, आप AC चला भी लें, तो अगर आपको नहीं पता तो आप 10 बजे चला लेंगे, तो वो घंटा अगर आप सब्र कर जाते, ठीक, तो फिर तो वो चीज़ें कैलकुलेट आपने करनी है ना जिंदगी में। नंबर 2, प्रॉफिट लॉस। फिर आपने देखना है कि यार इतने की खरीदी थी, इतने की बेच रहा हूं, तो कितना मुझे घाटा हुआ, कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदों को जो दुनिया इस मुल्क में सिस्टम चला रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा है कि ये मैंने चीज़ है, ये 10% प्रॉफिट पे ली थी और फिर 10% लॉस पे बेची है, तो भला क्या हुआ? तो वो कहते हैं फिर तो 10% अप 10% डाउन, कुछ भी नहीं हुआ। गलत, गलत। मेरी तनख्वाह आज इतनी है 100 रुपये, 10% बढ़ जाए, फिर 10% कम हो जाए, तो आम बंदा समझता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा नहीं फर्क पड़ा है। आप % अप % डाउन सेम चीज़ नहीं होती, तो % का पता होना चाहिए। % तो देख रहे बच्चों के मार्क्स भी आने हैं, कितने मार्क्स आए हैं जी? मैंने पिछले दिनों एक 9th या 10th के बच्चे से पूछा कितने मार्क्स हैं जी? 452। % में बताओ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता टोटल कितने हैं, कि जी मेरी इतने ही है। % उसे अपनी % नहीं पता, ना निकालनी आती है। हमारे 9th का बच्चा एक्चुअली क्लास 3 का बच्चा है, इन मैथ्स वो 2 का है, ये दुनिया भरने का हुआ है। तो इसलिए हमें फ्यूचर में माँ बाप बनना है ना, बच्चों को बताना है, फलाना करना है। तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बाजार में खरीद करोगे? अब ग्रॉसरी क्या खरीदेंगे? अब देखिए वो जो बच्चा गरीब आदमी, पठान का बच्चा सब्जी मंडी में है,
उसको आप कहें ये भिंडी जो है ये 13 रुपए किलो है, तो आप कहें जी मुझे 2.25 किलो दे दो, दे देते हैं आपसे। वो 13 के 2.25 किलो कैलकुलेट भी नहीं होने, ठीक है। हमारा बच्चा जाता है वो जितना बकाया दे ले लेता है, क्योंकि उसने ये मेंटल मैथ, फाइनेंशियल मैथ नहीं आता उसको। शेयरिंग पार्टनरशिप आपने करनी है ना, जायदादें भी बंटनी है ना, एक हिस्सा बेटी का, 2 हिस्से बेटे के, होना है ना इस तरह। पहले कर्जा निकालो जो उसके जिम्मे है जाने वाले के, ठीक। तो हमेशा जिंदगी में भी इसी तरह होता है, तेरा 1 हिस्सा हो गया, मेरे 2 हिस्से हो गए, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपया किसी चीज़ पे लगाया, कोई कट्टा खरीद लिया, 2 महीने के बाद मुकद्दस ने कहा जी मेरा भी 1000 रुपया ले ले यार, एक मेरे लिए भी छोटा सा खरीद ले कोई चीज़, एनीथिंग। और 3 महीने बाद आपने हिसाब किया तो उसने कहा मेरा भी 1000 है, तेरा भी 1000 है, आधे आधे कर लेते हैं। और आप कहेंगे नहीं भाई मैंने तो 1000 रुपया आपसे बहुत पहले लगाया था, आपने मेरे से 2 महीने बाद में 1000 रुपया लगाया था। तो आपका 1000 रुपया 6 महीने लगा है, तो इसका 1000 रुपया 8 महीने लगा है, लगे दोनों के 1000 हैं, लेकिन क्या शेयर बराबर होगा? नो, उसका पैसा ज्यादा देर यूज होता है। फिर कैलकुलेट कैसे करें? वी विल लर्न, ये हम सीखना है। टैक्सेस आते हैं ना, मैं खरीदता हूं तो टैक्स आता है कि 10% टैक्स है, इनकम पे टैक्स आता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको हम मिसाल लेंगे, गाड़ियों पे टैक्स आता है कि 100 रुपए कस्टम है, 10 रुपए एक्साइज है, 5 रुपए इनकम टैक्स है। अब 100 पे 100% कस्टम है, मिसाल के तौर पे 100 की गाड़ी 100 का, तो 100 और 10 और 5 ये इस तरह जमा नहीं होगा, जवाब गलत आएगा। और अक्सर लोग नहीं जमा कर सकते, उनको बताएं कि जी 100 रुपए तो कस्टम लगेगा, इतना फिर वो आपसे एक्साइज टैक्स भी लगेगा, इतना इनकम टैक्स एडवांस भी वो ले लेते हैं लगेगा, इतना सेल्स टैक्स भी लगेगा, वो चारों को इकट्ठा कर देते हैं, जवाब गलत आता है। हमने करना है ताकि आपको पता हो कि जापान से आप गाड़ी डायरेक्ट ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। आज आप जापान की गाड़ी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पेमेंट करें और वो भेज देता है। तो यहाँ पे आप पोर्ट पे पहुंचेगी, सी पोर्ट पे, तो आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो बता देगा आपको गलत अगर, मिसाल के तौर पे। तो यू शुड बी एबल टू कि आप खुद से कैलकुलेट करें, उससे पूछिए क्या रेट है, मुझे बताएं। ओके, बैंकिंग से आपका पढ़ना ही है वास्ता, ठीक है। बैंकिंग हमारी 99% सूद वाली है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग भी तो अब आ रही है ना, ठीक है। तो उसमें बैंक के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, वो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओडी क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, चेक क्या होता है, उनमें क्या फर्क है, सेविंग अकाउंट में और दूसरे अकाउंट में क्या फर्क है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। आपने सोचा मैं सेविंग करनी है कुछ बैंक में रखना, तो अब सोचना पड़ेगा ना किस में रखूं, किस टाइप का अकाउंट खोलना चाहिए। बैंक आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, चार्ज क्या कर रहा है। आपको बैंक एटीएम देगा, फर्ज करो आपको बैंक डेबिट कार्ड भी दे सकता है जो आपके पैसे कटते हैं, क्रेडिट भी दे सकता है कि आप उधार ले सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड पे उधार लेने के फिर आपको चार्जेस क्या पड़ते हैं, पर डे पड़ते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड परचेजिंग के लिए यूज करें तो और बात है, अगर क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकलवाएं तो हर रोज के वो पैसे पड़ते हैं, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए ना, उनके नाम भी, उनके काम भी, उनकी कैलकुलेशंस भी। आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात, एक चीज ले ली और वो 5 किस्तों में पे की, या आपने किस्तें इंश्योरेंस की दी, बीमा करा लिया, तो मेरी किस्त कैसे कैलकुलेट भाई आपने की है, एंड पे मुझे क्या मिलेगा, तो कैलकुलेशन करने काबिल होना चाहिए ना आपको। समझ आ रही है आपको बात? इसी तरह आपको बाज़ औक़ात, अब हमारी तो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ये चार्ट जो मैं हाथ में लेके फिर रहा हूँ ये कोरिया से आया है, ठीक। मैं नहीं कहता पाकिस्तान में, ये पता नहीं चाइना से आया होगा, राइट। ये कैमरा जापान से आया है। सो हमारे इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हैं वो 90% तो हम चूँकि उस किस्म की इंडस्ट्री में नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है कि डॉलर में कितने, येन में कितने। अगर $200 है तो पाकिस्तानी कितने बनेंगे, और पाकिस्तानी 2000 रुपए हैं तो वो उधर कितने बनेंगे, करेंसी की कैलकुलेशन। इसी तरह वहां पे लिखा हुआ इतने मीटर और वो कह रहा है कि नहीं यार्ड में मैंने करना है, वहां पे लिखा हुआ इतने मरले, तो आपने, ठीक है ना, तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे ना। अगर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, अब वो आसान होगी क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें आपको कैलकुलेटर और गूगल करके दे देता है, लेकिन कैलकुलेटर और गूगल का इस्तेमाल तो सीखना है ना, उससे पूछना कैसे है, ये पूछना आना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि जिंदगी में चाहिए, या आपने बिजनेस मैथ पढ़ा है जिसके अलावा जो हम मिस कर रहे हैं वो बताएं, ताकि हम अपनी लिस्ट एग्जॉस्ट करें, फिर इस पे हम करेंगे। ये सिर्फ वॉक थ्रू है, एक टूर है कि ये टूर हम करेंगे। एक और चीज जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि एरिया निकालना आना चाहिए।
ये हो नहीं सकता ना कि जिंदगी में आप चीजें करें तो आपको मरले कनाल फलाने का हिसाब किताब ना करना पड़े, करना ही पड़ेगा। आपको तोले मासे का हिसाब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सोना अभी भी ग्राम्स में तो नहीं बिकता, हम तो तोले में उसको करते हैं, क्योंकि ग्राम में बिकता होगा। तो ये एरिया का हिसाब हमें आना चाहिए, अदरवाइज के एरिया कमरे का कितना निकालना है, कितनी लकड़ी लगेगी, कितनी टाइल्स लगेगी, हमें वेट्स का हिसाब आना चाहिए, ठीक है ना। और हमें क्या लाइफ में जो आना चाहिए आपके बिजनेस मैथ में, और क्या है अभी अच्छा, एक ये और चीज हो गई कि हमें चीजों का एवरेज निकालना आना चाहिए, औसत कितना हो गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डेटा के बारे में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टेट जानते हैं क्या होती है स्टेट? हाँ, वो तो एक केमिस्ट्री में स्टेट होती है ना, अदरवाइज स्टेट जो होती है गवर्नमेंट में, स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ लद्दाख। हुकूमत को स्टेट कहते हैं, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप क्या समझते हैं कि बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या हालत है? हुकूमत पाकिस्तान का बैंक, हुकूमत का बैंक, राइट। तो स्टेट का जो मालूमात लेने का सिस्टम होता है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। असल में शुरू वहां से हुआ था, बंदे गिनने हैं ना, फसलें गिननी है ना, पता नहीं पूरी हो जाएंगी या साथ वाली स्टेट से मंगवानी पड़ेंगी, पानी चाहिए ना, वो शहर है, हो सकता है झील में पानी खत्म हो जाए, बारिशें ना आए तो कोई पानी का कुछ करना है ना, तो गवर्नमेंट को ये स्टैटिस्टिक्स रखनी पड़ती थी। स्टेट को जो इन मालूमात रखनी पड़ती हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, यहां से ये लफ्ज़ निकला है। लेकिन अब आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होगा कि ये मैंने कपड़ा इतने का लिया, ये इतने का लिया, ये इतने का, तो ओवरऑल कितने में पड़ा, कुछ महंगा ले लिया, कुछ सस्ता ले लिया, तो ओवरऑल कितने में पड़ा, तो एवरेज आप निकालते हैं ना, औसत। तो इस किस्म की चीजें स्टैट में करेंगे तो एक बेसिक स्टैट भी आनी चाहिए, और तो कोई चीज नहीं। तो ये हमारा, अब आप समझो वही इतनी चीजें, जब आप इसको देखते हैं ना कि आपको इसमें मैथ की कितनी चीजें आनी चाहिए, ओनली वन। यूनिट प्राइस निकालना तो अदरवाइज भी आपको आता है कि 25 बिस्किट या 25 कद्दू 50 रुपए के हैं, तो आप निकाल लेते हैं कि एक कद्दू 50/25 का है, तकसीम है ना, राइट। यूनिट प्राइस, एवरेज भी यूनिट को ही कहते हैं, कन्वर्जन भी यूनिट को ही कहते हैं, कंपैरिजन भी यूनिट को ही कहते हैं। ये उसका इस्तेमाल है, राइट। आप जो मैं शैम्पू की बात कर रहा था कि शैम्पू 100 ml का इतने का है, 500 ml का इतने का, तो आप निकालेंगे कि 1 ml कितने में पड़ता है, उसका 1 ml कितने में पड़ता है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आलू की गठड़ी है, एक आलू की है, वो कहता है जी मैंने आलू की धड़ी देनी है 150 में, तो वो कहता है आलू की मैंने धड़ी देनी है 160 में, तो आप 1 किलो का निकाल सकते हैं ना, इसका भी और इसका भी, सिंपल। एक का निकाल लें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 100 का निकाल लें, 100 का निकाल लें तो उसको परसेंट कहते हैं, बस इतना फर्क है। यूनिट और परसेंट में एक चीज के लिए निकाल लें तो वो यूनिट है, 100 के लिए निकालें तो वो परसेंट है, परसेंट और पर यूनिट। एक्चुअली इसका भी पूरा नाम है पर यूनिट और उसका नाम है परसेंट, पढ़ते हैं परसेंट, ओके। परसेंट नहीं पढ़ते, सेंट पे जोर है, परसेंट और परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, वो ठीक करना चाहिए ना जो तलफ्फुज़ है, परसेंटेज। क्या कहते हैं? आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज में कितने हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे मार्क्स हैं 2-5 में से, अभी आपके कितने मार्क्स आए थे? अभी जो टेस्ट हुआ था आउट ऑफ, हाँ, तो ये फ्रैक्शन है ना, 7 में से 10, तो अपने फ्रैक्शन सीखनी है। आप दोनों ने पैसे डाले और फिर बांटना है, तो फ्रैक्शन है कि 10 में से 3 रुपए आपके हैं, 7 रुपए आपके हैं, तो निस्बत तनासुब सारा क्या है, फ्रैक्शन। आगे जो भी आप करेंगे शेयरिंग, वो फ्रैक्शन में बांटना है। अभी जितना भी और रेट अप हुआ डाउन हुआ, ठीक है ना, या डिस्काउंट अप हुआ डाउन हुआ, फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन। परसेंटेज फ्रैक्शन है लेकिन जिसमें नीचे 100 हो, बटा में नीचे 100 हो, 100 में से वाली फ्रैक्शन। ये 10 में से है ना, अगर ये 100 में से हो, मैं इसे 10 से ज़रब दे दूँ, इसे 10 से ज़रब दे, 100 में से आपके 70% हो गए। 7 out of 10 is 70%।
रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन ये नई चीज नहीं है, ये फ्रैक्शन का इस्तेमाल है। तो आपने चीज एक ही सीखनी, फ्रैक्शन। जिस बंदे को फ्रैक्शन आ गया उसको ये सारे आ गए, सिंपल प्लेन। नहीं समझ आई? एरिया जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन है, एरिया इज, वो अदरवाइज भी आपको आती है, 5 4 20। तो इधर अगर 5 हो और इधर 4 हो, इधर 5 डब्बे हों और इधर 4 डब्बे हों, तो टोटल डब्बे कितने हो गए? 20। वो कितने यूनिट स्क्वायर है? तो ये हमने, जिस चीज को आप नंबर्स में जरब कहते हैं उस चीज को आप जगह के लिए एरिया कहते हैं। यानी कि जरब का हमने क्या नाम रखा हुआ है? एरिया है वही, एग्जैक्टली वही है। इसको मैं आधे में काट लूं तो मैं कहूंगा कि अगर पूरी होती तो 20 होने थे, अब आधे 20/10 है। इस तरह हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, लंबाई जरब चौड़ाई बटा 2। 2 क्यों करते हैं? क्योंकि 2 मिलके 1 बननी थी ना। तो हम 1 का सीधे का तो निकाल सकते हैं ना, 5 × 4 आधा कर लेंगे। अब रट्टा लगा दे, लंबाई जरब चौड़ाई बटा 2, लंबाई जरब चौड़ाई बटा 2, तो मीनिंगलेस। आपको पता तो नहीं है क्या हो रहा है। तो आपने एक ही फार्मूला याद करना है, लंबाई जरब चौड़ाई, फिनिश्ड। और कोई फार्मूला है ही नहीं। अब चाहे वो सिलेंडर आए, चाहे सर्कल आए, चाहे कुछ आए, एक ही फार्मूला है, लंबाई जरब, क्योंकि उससे आप अंदर के खाने गिन लेते हैं, फिनिश्ड। अंदर के खानों को गिनना इस रकबा, वो जरब से आता है। तो ये हम सीखेंगे। और इसका एक ऑनलाइन चीजें भी ये सारी अब आ गई ना, राइट। तो इनका ऑनलाइन वर्जन, ई कॉमर्स, ईबे पे स्टोर कैसे खोलना है वो भी आपको आना चाहिए, सेलिंग कैसे करनी है ना, एटसी पे कैसे जाना है, क्या बिकता है क्या। कोई और चीज आप इसमें सीखना चाहते हैं जो लाइफ के लिए आप समझते हो कि जरूरी है और आपको ना आती हो तो बड़ा रोला होगा? मेरे ख्याल काफी है, ये मिनिमम है जो लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है। ओके, नशरुल्लाह।